Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू लॉ का लास्ट क्लास जो हमने क्रैश को स्टार्ट किया था, आज जो हम उसको फर्दर जो है आगे एक्सपेंड करेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक चार्ट जो है वो बोर्ड पे नोट करवा दिया है, आप इस चार्ट को पहले नोट कर लीजिए और इस चार्ट के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये बात आ रही है हिंदू लॉ की। हिंदू लॉ आगे जो है पर्सनल लॉ और प्रॉपर्टी लॉ, दो प्रकार के लॉ हिंदू लॉ में डील होते हैं। जो पर्सनल लॉ की हम बात करते हैं तो उसमें मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955 का। अडॉप्शन की बात करें तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हो गया। गार्जियनशिप की बात करें हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया 1956। फिर अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं, गार्जियनशिप की बात होगी और फिर मेंटेनेंस का देखते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस मिलता है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस मिलता है, 125 सीआरपीसी का भी मेंटेनेंस मिलता है। ये जो है जनरल एप्लीकेबिलिटी है, ये हिंदू मुस्लिम किसी पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये दोनों जो है हिंदू पर ही एप्लीकेबल होता है। तो ये चार्ट जो आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ये चार्ट आपके फर्दर जो है काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपने इसे नोट नहीं किया तो इसे जो है एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद जो है आप इसे अच्छे से भी नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चार्ट और मैं बनवा रही हूँ आपको, वो चार्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और प्री के एग्जाम के हिसाब से भी और मेंस के एग्जाम के हिसाब से। ये जो चार्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्या है, हमें क्लैरिटी आ जाती है। ऐसे हमारे जो पूरी की पूरी अगर थ्योरी लिखें तो अगर कॉपी में मैं लिखवा भी देती हूँ आपको थ्योरी, उसके बाद भी आप जो है अच्छे से समझ नहीं पाओगे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद जब आपका रिवीजन शेड्यूल छूट जाएगा उसके बाद आपके लिए उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं चार्ट के थ्रू जो कुछ समझा सकती हूँ वो मैं आपको समझाऊं। ये चार्ट काफी लेंथी चार्ट बनेगा, इसमें मैं काफी चीजें ऐड करवा रही हूँ आपको। इसमें पहली बात आ रही है नेचर ऑफ मैरिज, कि हमारी जो हिंदू मैरिज है वो क्या है। पहले क्या था, ये सिर्फ सैक्रामेंट था, अब ये क्या है, इसको कॉन्टेक्स्ट के भी कुछ इसमें हिस्से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखिए हमारा ये क्रैश कोर्स है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मुझे डिटेल में डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम बेयर लैंग्वेज पे आ ही जाएंगे। ये तो नेचर की बात होगी। फिर है कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस कितनी होती है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अगर हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करें, देखिए 5 प्रकार के टाइप्स मैं बताती हूँ आपको। वॉइड मैरिज है, वॉइडेबल है, ठीक है। वॉइड मैरिज जो है सेक्शन 11 डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। वॉइडेबल जो है सेक्शन 12 डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। वैलिड भी, जब वॉइड और वॉइडेबल नहीं है तो वैलिड है, ये भी हिंदू मैरिज एक्ट बताता है। एक होता है नो मैरिज, जिसमें किसी प्रकार की सेरेमनी ही नहीं है और ना लंबे टाइम तक कोई साथ रह रहे हैं। फिर बात आती है लिव इन रिलेशनशिप की। ये दोनों जो है किसी प्रकार से भी हिंदू मैरिज एक्ट जो इनको गवर्न नहीं करता, नॉट गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा ये गवर्न नहीं होते। ये जो गवर्न होता है ये डीवी एक्ट के तहत गवर्न होता है और ये जो है अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं आया कि किसके तहत इसको गवर्न किया जाएगा। ये तो हो गया हमारे टाइप्स की बात। अब बात आती है कंडीशंस की। अगर हम कंडीशंस को देखें, मैरिज के लिए कौन सी कंडीशन है, हम वेयर एक्ट जब देखेंगे ना, वेयर एक्ट में सेक्शन 5 बताता है क्या क्या कंडीशन बताता है सेक्शन 5। फर्स्ट है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब है सिर्फ एक ही मैरिज करनी है और अगर फर्स्ट वाइफ या हस्बैंड जीवित है तो हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। फिर बात आती है फ्री कंसेंट की, जो इसका सेकंड क्लॉज कहता है। थर्ड क्लॉज इसका कहता है कि एज, कितनी एज होनी चाहिए। फोर्थ क्लॉज इसका कहता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। फिर है स्पिंदा,
ये 5 तरह की जो कंडीशंस है वो इसमें बताई गई है हिंदू मैरिज एक्ट में। जब एज का कंसेप्ट हम देखते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के साथ इसको डील किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वहां इसको डील किया जा सकता है उसके साथ। लास्ट कंसेप्ट हमारा है सेरेमनीज। क्या क्या सेरेमनीज होती हैं? सेरेमनीज जो सेक्शन 7 में दी गई है, आइदर पार्टी की सेरेमनीज जो है परफॉर्म की जा सकती है, और जो 6 होते हैं उनमें आनंद कारज होता है, आनंद कारज एक्ट के तहत होता है जो है आनंद कारज, आनंद एक्ट, आनंद मैरिज एक्ट है, आनंद कारज होता है, आनंद मैरिज एक्ट होता है। उसके लिए आनंद मैरिज एक्ट के तहत उनके जो एक लावा एक रस्म होती है, आनंद मैरिज एक्ट जो है वो 1909 का है। लावा एक रस्म होती है, सिखिज्म में वो परफॉर्म किया जाता है, उसके बिना सिखिज्म की जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाती। आप फटाफट इस चार्ट को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब ये चार्ट आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपके लिए हिंदू मैरिज एक्ट का बेसिक कंसेप्ट समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और आप अच्छे से हिंदू मैरिज एक्ट के और हिंदू लॉ के बेसिक कंसेप्ट को समझ पाओगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैरिज। जब नेचर ऑफ मैरिज पे आएंगे तो देखिए मैंने आपको बताया ही है कि नेचर ऑफ मैरिज क्या है। सैक्रामेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है। सैक्रामेंट तो है, हम मानते आए हैं कि हिंदू मैरिज जो है वो सैक्रामेंट है, पर किस हिसाब से इसको कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में लेके आए हैं। कुछ एक सेक्शन है जो कुछ एक हमारे सीपीसी में भी प्रोविजंस हैं, और वो प्रोविजंस अगर उन सबको अगर हम देखें तो हम ये महसूस करेंगे कि हमारी हिंदू मैरिज जो है वो सैक्रामेंट के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एक कंडीशंस है वो हिंदू मैरिज एक्ट में इन्वॉल्व है। ऑलरेडी इसमें उनको स्थापित किया गया है, ऑलरेडी उसको इसमें रखा गया है। तो उस प्रकार के जो सैक्रामेंट को कैसे हम जो है कॉन्ट्रैक्ट में समझेंगे वो मैं आज आपको समझाती हूँ। देखिए सैक्रामेंट हम कैसे मानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट को। पुराने टाइम में क्या होता था, चाहे कोई भी एज हो, 14 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र है, लड़के लड़की की शादी कर दी जाती थी, पेरेंट्स की इच्छा से वो सब कुछ होता था। वो एक तरीके से सैक्रामेंट माना जाता था कि संस्कार है, ये संस्कार है जो एक करना ही जरूरी है। जैसे जन्म के टाइम पर नामकरण होता है, उसी प्रकार से एक एज के बाद शादी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये संस्कार माना जाता था। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि कुछ एक ऐसी कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व कर दी गई, जिसके बाद हम कहने लगे कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट कंडीशंस क्या क्या है वो लिखवाऊंगी आपको मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं कंसेप्ट क्लियर करवाती। पहली कंडीशन अगर आप देखते हो हिंदू मैरिज एक्ट में तो क्या है, एज लिमिट। फर्स्ट कंडीशन आप देखो 5th क्लॉज 3 में एज क्या है, 18 अबव होनी चाहिए, किसकी, फीमेल की, और 21 अबव होनी चाहिए मेल की। ये क्या है, एज है। क्या ये है एज जो है कि मेजर होनी चाहिए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एज नहीं है? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 देखते हैं, उसमें कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आता है कि वो इसकी एज जो है 18 से अबव होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है। फिर बात आता है म्यूचुअल कंसेंट। अगर हम डाइवोर्स की बात लें, डाइवोर्स, उसमें भी डाइवोर्स से पहले तो हम कंसेंट पे आ जाते हैं, फ्री कंसेंट पे। डाइवोर्स से पहले हम आ जाते हैं फ्री कंसेंट। ये तो है एज 5 क्लॉज 3। फिर है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट है कहां पर है, 5 क्लॉज 2 में। क्या फ्री कंसेंट जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है? अगर हम ढंग से इसको देखें, फ्री कंसेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। फिर अगर हम देखें वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, वॉइड एंड वॉइडेबल, सेक्शन 11 और सेक्शन 12, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होता? ये भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। फिर बात आती है डाइवोर्स की। अगर डाइवोर्स लिया जा रहा है म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स है, सेक्शन 13B जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है?
ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। फिर बात आती है फॉल्ट थ्योरी। जो डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हैं, जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 में, डाइवोर्स के ग्राउंड है सेक्शन 13 में, वो क्या है, फॉल्ट पर बेस्ड है कि जिसका दोष होगा उसी को ही डाइवोर्स मांगने का अधिकार है। जो सेक्शन 39 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो भी तो यही चीज कहता है कि जिस किसी का फॉल्ट है वही कंपनसेशन देने को लायबल होगा। ये कंडीशन होगी, आप फटाफट नोट करो, फिर आगे कंडीशन और है वो लिखवाती हूँ आपको। फिर बात आती है रेमेडीज क्या क्या है, क्या स्टैट्यूटरी रेमेडीज जो है प्रोवाइड करी गई है इसके अंदर। अगर हम इसको समझें तो रेमेडीज क्या क्या है उसको देख लेते हैं। रेमेडीज जो हम कॉन्ट्रैक्ट में भी देखते हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं। आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, सेक्शन 9, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10, डाइवोर्स सेक्शन 13 और आगे भी है। फिर है मेंटेनेंस, उसके 3 अलग अलग प्रोविजन है जो मैं बता चुकी हूँ आपको। सेक्शन 25 एलिमनी के रिगार्डिंग है, सेक्शन 125 सीआरपीसी है। तो ये कुछ एक रेमेडीज हैं जो प्रोवाइड की जाती है, किसमें की जाती है, हिंदू मैरिज एक्ट में। बट दीज रेमेडीज, द कंसेप्ट ऑफ रेमेडीज कम्स फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कंसेप्ट आया है रेमेडीज का वो कहाँ से आया है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आया है। तो अगर मान लो अब इसमें मान लो डिक्री फाइल की जाती है, डिक्री, तो ऑर्डर 21 रूल कौन सा है जो डिक्री एनफोर्स करवाई जाएगी, रूल 32, ये एनफोर्समेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम इन प्रोविजंस को देखें, अगर हम इन सारे प्रोविजंस को देखें तो हम कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज जो है वो सेक्रामेंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट, दोनों चीजें हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्रामेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके मेन भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर हिंदू मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट और ओनली सेक्रामेंट। तो आप जब ये प्रोविजन साथ में ऐड कर दोगे तो उसके बाद आप इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हो। किसी प्रकार का इश्यू मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। और इसके अलावा कुछ केस लॉज हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, जैसे जैसे जो प्रोविजन आता जाएगा उसके तहत जो कंसेप्ट हमारा और भी अच्छे से कवर हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैं एक इंपॉर्टेंट केस आपको लिखवाना भूल गई, शास्त्री वर्सेस मूलदास। ये क्या है, इसको किस केस के नाम से जाना जाता है, स्वामी नारायण टेम्पल केस। स्वामी नारायण टेम्पल केस के नाम से इसे जाना जाता है। किससे रिलेटेड है ये, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। इस केस में क्या इश्यू अराइज हुआ था कि जो ये सेक्ट है, कोई भी सेक्ट है, कोई लिंगायत है या वीरशैव है, जो भी ये सेक्ट है, ये क्या हिंदू लॉ में फॉल करेंगे। तो इसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी सेक्ट है अगर वो वैदिक कल्चर पर बेस्ड है, वैदिक रूल्स, ट्रेडिशन, कल्चर, इस पर बेस्ड है, तो वो क्या होगा, हिंदू लॉ की अप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदू लॉ की अप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग है ये, तो ये हमें माइंड में रखना होगा, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे हम आज बेयर लैंग्वेज से अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा नेचर ऑफ हिंदू मैरिज हो चुका है। अब जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं डेफिनेशंस के साथ। डेफिनेशंस के साथ इसे कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले आप जो है नेचर ऑफ मैरिज को एक बार अगर रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप डेफिनेशंस का जो लेक्चर है उसको अच्छे से कवर अप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डेफिनेशन का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। अपना अपना बेयर ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बिना बेयर के हमें डेफिनेशंस को कवर करना मुश्किल हो जाएगा।
मेन जो लैंग्वेज है बेयरट की, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जाम में आंसर्स लिखने होते हैं। तो आप जो है फटाफट बेयरट लेकर आइए, इतने मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ। बेयरट में निकालिए आप सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन से डील करता है। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस। कस्टम एंड यूजेस क्या होता है? साइनिफाइज एनी रूल्स। इसमें एक तो क्या है, जो कस्टम की आप कह सकते हो, कस्टम के इंग्रेडिएंट्स इसमें शो हो रहा है। कस्टम के इंग्रेडिएंट्स, अगर हम सेक्शन 3 देखें, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस साइनिफाई एनी रूल। किसी भी रूल, कोई भी रूल हो सकता है। एनी रूल है, कोई भी रूल हो सकता है। दैट रूल कंटिन्यूसली, सबसे पहले क्या इंग्रेडिएंट्स आएगा? कंटिन्यूस होना चाहिए। जो कस्टम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड है यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है कि काफी लंबे टाइम से एक जैसा ही प्रोसीजर, एक जैसे ही जो रूल्स हैं वो फॉलो किए गए थे। लॉन्ग टाइम से एक जैसे रूल्स फॉलो होने चाहिए। फिर कहता है हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज, यानी कि फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज। फोर्स ऑफ लॉ उसके पीछे आ गई है। मान लो लॉ हिंदू में वो जो प्रचलन में है, उसके बाद लॉ की भी इन्फोर्समेंट उसको मिल गई है, ताकत उसमें मिल गई है। और वो कहाँ लागू होना चाहिए? अगर ये लागू हुआ है तो ये किसी फैमिली में हो, किसी ग्रुप में हो, किसी ट्राइब में हो। ये सारा का सारा बेयरट में ही दिया हुआ है। किसी लोकल एरिया में हो कि जो कस्टम है वो किसी फैमिली में प्रिवेल कर रहा है, किसी एक घर में नहीं। कोई हिंदू फैमिलीज है, मान लो अग्रवाल फैमिली है, और अग्रवाल फैमिली में वो कंटिन्यूसली आ रहा है। कोई शर्मा फैमिली है, उसमें कंटिन्यूसली वो रस्म है, वो सेरेमनी है, वो रूल है, वो फॉलो किया जाता है उसके रिगार्डिंग। कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इनका एक संगठन है, ये ब्रह्म कुमारी ले लीजिए, ऐसा कोई ग्रुप है, लोकल एरिया पे चल रहा है। मान लो किसी पर्टिकुलर गांव है, जैसे राजस्थान के कई गांव है, वहां कुछ अलग प्रोविजन, अलग प्रचलन है मैरिज के रिगार्डिंग, और हरियाणा में कुछ अलग है, और ट्राइब को जो है अलग से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। मैंने आपको लास्ट सेक्शन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 366 का क्लॉज 25 डील करता है ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात वो करता है। तो वहां पर अलग कुछ रूल्स होंगे। फिर इसका प्रोवाइजर कहता है कि जो रूल मस्ट बी सर्टन। अब रूल की बात आ रही है, रूल मस्ट बी सर्टन, यानी कि जो कस्टम है वो सर्टन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक घर में मैरिज में 7 फेरे हो रहे हैं, 7 सप्तपदी हो रही है, और कहीं पर 4 से काम चल रहा है, तो वो एक सर्टेनिटी होनी चाहिए कि कैसे फॉलो किया जाएगा। और नॉट रीजनेबल, नॉट रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल, या आप सीधा रीजनेबल लिख सकते हो कि रीजनेबल होना चाहिए। 6 पॉइंट कहता है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के भी अपोजिट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 7th पॉइंट, इसका कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ ए रूल एप्लीकेबल ओनली टू ए फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड। अगर किसी फैमिली में हो रहा है तो नॉट डिसकंटिन्यूड बाय फैमिली, नॉट डिसकंटिन्यूड बाय दैट फैमिली, उस फैमिली के द्वारा वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो ये 7 जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं। अगर ये है तो वो कस्टम जो है वैलिड कस्टम बन जाएगा, अदरवाइज वो कस्टम जो है इनवैलिड की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आगे भी यूज में आएगा। जब कस्टमरी लॉ भी हमारे कोर्स का पार्ट होता है, हिंदू मुस्लिम जो लॉ है उनके रिगार्डिंग, तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कस्टम हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है।
अब सेकंड इसका क्लोज कहता है, ये तो था थर्ड का फर्स्ट क्लोज, सेकंड क्लोज है, उसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सिंपल सी लैंग्वेज का यूज हुआ है वहां पर। उसको आप देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें है डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड का मतलब इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में, मान लो आप किसी जिले में रह रहे हो, उसी एरिया में कोई सिविल कोर्ट है जहाँ सिविल मैटर रिजोल्व किए जाते हैं, सिविल मैटर को, डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है। दैट कोर्ट एंड इन एनी अदर एरिया, किसी दूसरे एरिया में जहाँ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, जैसे सेशन होता है, सेशन जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो कहता है कि वो या तो मे बी स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, किस किस के द्वारा स्पेसिफाई हो, सबसे पहले एरिया हो जिस एरिया में सिविल कोर्ट है या प्रिंसिपल कोर्ट है, और वो किसके द्वारा जो है उसको स्पेसिफाइड किया गया है, स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। और उसके अगला स्टेप क्या है, इसमें अगला स्टेप है कि नोटिफिकेशन होना चाहिए उसका ऑफिशियल गैजेट में, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफाई होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए उसका, कि क्या वो मैटर वो कोर्ट हैंडल कर सकती है, क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस मैटर को सॉल्व आउट करने की। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है, जो सेक्शन 2 का क्लोज 2 हमें बताता है। अब नोट कर लीजिए, जो पॉइंट्स मैंने लिखे ना, ये पॉइंट्स आप डायरेक्ट में ही मार्क कर लीजिए क्योंकि अलग से इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सेक्शन 2C की। सेक्शन 2C कहता है फुल ब्लड और हाफ ब्लड, टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। जब फुल ब्लड की बात आती है, फुल ब्लड हाफ ब्लड, कह रहा है कि सेम वाइफ एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। मान लीजिए एक व्यक्ति है कोई ए, उसकी वाइफ है बी, इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा, जो चाइल्ड होगा, वो क्या होगा, फुल ब्लड होगा। अब यही ए है, इसकी एक सेकंड वाइफ है सी, इन दोनों से एक चाइल्ड हुआ। अब ये चाइल्ड जो है सेपरेट मदर से है, ये चाइल्ड जो है सेपरेट है। तो सेपरेट मदर से है ये चाइल्ड, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बनेंगे हाफ ब्लड। चाइल्ड 1 इनका एक आगे चाइल्ड और हुआ, चाइल्ड 2, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा फुल ब्लड का। कहने का मतलब है वेयर फादर इज कॉमन, फादर तो है दोनों में कॉमन, बट मदर क्या है दोनों में डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट है तो हाफ ब्लड में आ जाएगा, अगर मदर भी कॉमन है तो क्या आएगा, वो फुल ब्लड में आ जाएगा। ये है 2C। अब बात आती है 2D की। अब अगर हम बात करें 2D की, वो कहता है यूटेराइन ब्लड। यूटेराइन ब्लड ये कहता है टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स बट बाय डिफरेंट हस्बैंड।
ये एक लेडी है, इसने शादी करी ए से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चाइल्ड हुआ, चाइल्ड 1। ठीक है, इसने फिर इसको छोड़ दिया, दोबारा शादी करी बी से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चाइल्ड हुआ, चाइल्ड 2। कॉमन एंसेस्टर्स है। एंसेस्टर का मतलब होता है फादर, ग्रैंडफादर। एंसेस्टर्स का मतलब होता है मदर, ग्रैंडमदर। तो यहां पर ये दोनों चाइल्ड जो है रिलेटेड टू ईच अदर कैसे हो जाएंगे, यूटेराइन ब्लड से रिलेटेड होंगे। ये आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात नहीं हो रही है, ये जो चाइल्ड होंगे इनके उनके रिलेशन की बात हो रही है। यही फुल ब्लड में बात हो रही थी, यही जो है हाफ ब्लड में बात हो रही है, यही यूटेराइन ब्लड में बात हो रही है। तो इसमें आगे एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। एंसेस्टर का मतलब फादर और एंसेस्ट्रेस का मतलब मदर, जो मैंने आपको कुछ हद तक डिफाइन करके बता दिया। अगला ई पॉइंट कहता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब है कोई रूल्स, एनी रूल्स, एनी रूल मेड अंडर इस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो रूल्स बने हैं उन रूल्स की बात यहां की जा रही है। उसके बाद है स्पिंदा रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आप एक बार ये नोट कीजिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, फिर हम स्पिंदा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को भी आज कवर करेंगे। पहले पढ़ लीजिए बेयर लैंग्वेज। विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फॉर एज द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर। कि मान लो ये मदर है, असेंट की बात हो रही है, 3 जनरेशन, मदर की मदर और उसकी मदर की मदर की मदर, ये हो गया हमारा असेंट। डिसेंट में हम नीचे की तरफ चलते हैं, असेंट में ऊपर की तरफ चलते हैं। फिर बात कर रहा है कि मदर की तरफ से ये और फादर की तरफ से कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट फादर का फादर, फिर उसका फादर, अपवर्ड चलेंगे ये सारे, डाउनवर्ड नहीं चलते। ये मदर की जनरेशन की बात हो रही है। अब ये फादर है, ये फादर का फादर है, फिर ये फादर फादर फादर, फिर फादर 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 और फादर, फिर फादर, ये फिर 5 टाइम हो जाएगा, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम। तो अब ये जब रिलेशन की मान लो ये लड़का है, अब मान लो एक ए है, वो शादी करना चाहता है बी से। अब इश्यू राइज हो रहा है, ये ए है, ठीक है, इसका फादर है और इसका फादर है, ठीक है। ये तो अभी थर्ड जनरेशन हुई है, फादर की साइड से 5th जनरेशन तक भी चल सकता है। अब ये जो इसका दादा था, अब इसकी क्या एक लड़की भी है, एक डॉटर है, उसकी भी एक डॉटर है। अब मान लो इसकी थर्ड जनरेशन देखिए, ये दोनों शादी करना चाह रहे हैं आपस में, इसकी तो ये थर्ड जनरेशन ही आई है अभी तक, हालांकि 5th तक अगर जाएगा तब भी ये क्या है, एक तरीके से प्रोहिबिट हो जाएगा। डॉटर जो है ये अगर इसके साथ शादी करना चाह रही है तो ये क्या, इसकी थर्ड जनरेशन है, डॉटर, इसकी मदर और इसके फादर, ये तो कॉमन एंसेस्टर हो गया ना, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब डॉटर की डॉटर है, इसकी अगर इससे मैरिज हो रही है तो ये मैरिज हो सकती है, क्योंकि अगर डॉटर की साइड से देखें, मदर की साइड से देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया। मदर की साइड से तो 3 जनरेशन की ही बात होती है, मदर की साइड से 3 जनरेशन की बात होती है, और उसमें दिया हुआ है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है ये जो मैरिज कर रहे हैं ये भी उसमें इंक्लूड
होता है। तो ये थर्ड और 5 जनरेशन की बात हो रही है। मोस्टली 5 जनरेशन जो है लड़के की साइड से हो ही नहीं पाती, या लड़की की साइड से। मान लो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये बेटा ही है, ये बेटी भी हो सकती थी। तो फादर की साइड से 5 जनरेशन तक अगर कोई है, और मान लो मदर की साइड से 3rd जनरेशन की मदर की, यहां तक ही इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से वहां स्पिंदा रिलेशनशिप है, मैरिज उनके बीच में नहीं हो सकती। अब आ जाती है बात इसके अंदर 2 तरीके की आगे। स्पिंदा, स्पिंद, स्पिंद का मतलब सैपिंज, स्पिंद पिंड के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही ब्लड के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए स्पिंद बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी आगे 2 ये पार्ट्स होता है। फर्स्ट होता है सहगोत्र और भिन्न गोत्र। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट में जाओ, सहगोत्र को वहां पर कोग्नेट बोलते हैं। देख लेते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट निकालोगे, उसकी डेफिनेशंस निकालते हो, तो उसके अंदर आपको दिया जाएगा सहगोत्र और भिन्न गोत्र होता है उसके अंदर। तो जो सहगोत्र होता है वो एग्नेट होता है। एग्नेट निकालिए आप, सहगोत्र एग्नेट 3A। सहगोत्र, समगोत्र भी बोल सकते हैं इसे, और भिन्न गोत्र भी बोल सकते हैं। सहगोत्र को समगोत्र भी बोल सकते हैं। एक ही गोत्र है, जैसे फादर 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 ऐसे करके एक ही गोत्र में जब शादी की बात है, समगोत्र होता है, इसे एग्नेट कहा जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के ए में, सेक्शन नंबर 3 में। और भिन्न गोत्र को कोग्नेट बोला जाता है, सेक्शन 3 है। कौन सा क्लॉज आता है कोग्नेट का? C क्लॉज आता है। तो ये जो है उसमें डील करते हैं। और इन रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो इन रिलेशनशिप को हम एक्सोगेमी भी बोल सकते हैं, एक्सोगेमी के प्रिंसिपल पर बेस्ड मानते हैं। एक्सोगेमी का मतलब होता है कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड कम्युनिटी, क्लान, ट्राइब और सोशल। अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में स्पिंदा और जो अगला और हम करेंगे प्रोहिबिटेड, मेनली तो स्पिंदा यही एक्सोगेमी पर बेस्ड होता है कि एक गोत्र वगैरह पर वो निर्भर ना हो, उनकी शादी जो है एक गोत्र में ना हो, तो उस मामले में भी इसको देखा जाता है। तो ये तो था हमारा F का फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज क्या कहता है? 2 पर्सन आर सेड टू बी स्पिंदा ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियल असेंडेंट ऑफ अदर विद इन द लिमिट ऑफ स्पिंदा रिलेशनशिप इफ दे हैव ए कॉमन लीनियल असेंडेंट। ये वही चीज है जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताई कि मान लो एक N है और एक है P, ये डॉटर है, इसका फादर है, इसका फादर का फादर है, इसके फादर का फादर है। अब इसकी डॉटर है, फिर इसकी डॉटर है, फिर जाके ये लड़की है, इन दोनों की शादी होनी है। अब आप इसकी साइड से मदर को देखिए, फर्स्ट सेकंड यहीं तक खत्म हो गया। तो लीनियर कॉमन असेंडेंट क्या है? ये है। तो इसका मतलब है कि ये शादी हो सकती है। अगर ये यहां पर होता, अगर ये यहां से शुरू होता, तब ये शादी नहीं हो सकती थी। ये क्लोज टू कहना चाह रहा है जो इसका स्पिंदा रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्या 4 कंडीशंस है, क्या 4 क्लॉज है इसमें? फर्स्ट है लीनियल असेंडेंट। इसका मतलब जो स्पिंदा में है वही चीजें आ जाएंगी, लेकिन कोई लिमिट नहीं है जनरेशन की, नो लिमिट जनरेशन। जनरेशन का लिमिट नहीं है कि 3 है या 4 है। फिर सेकंड पार्ट इसका कहता है If one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant. Descendant का मतलब अब मान लो कोई एक है, उसकी आप कह सकते हो वाइफ और हस्बैंड की बात हो रही है। अब एक व्यक्ति है A, उसका असेंडेंट क्या होगा?
उसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ऊपर क्या होगा, मदर इन लॉ हो जाएगी, मदर इन लॉ होगी, फादर इन लॉ हो गया। इस प्रकार से कुछ एक इसके अंदर रूल्स हैं जो हम कर लेते हैं। मदर इन लॉ अगर लड़का शादी कर रहा है, फादर इन लॉ अगर लड़की शादी कर रही है, सन इन लॉ अगर किसी कोई है वो शादी कर रहा है वो लड़की है, डॉटर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भाभी होगी, ब्रदर इन लॉ कोई जीजा हो गया। लेकिन ये भी क्या है कि कई बार क्या है, कस्टम्स के अकॉर्डिंग मान लो ये जीजा है, इसका रिलेशन है, इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो इसकी साली के साथ इसकी शादी हो जाती है। कई बार कस्टम जो है इस चीज के लिए उनको वैलिड करार दे देते हैं। तो उस मामले में जब भी कस्टम की बात आएगी उस मामले में किसी प्रकार का कोई भी वहां पर इश्यू अराइज नहीं होगा। थर्ड क्लॉज प्रोहिबिटेड रिलेशन में कहता है कि वाइफ ऑफ द ब्रदर, वाइफ ऑफ किस किस की वाइफ होगी यहाँ पर। थर्ड क्लॉज में कहता है ब्रदर्स वाइफ, फिर कह रहा है ये फादर्स वाइफ आ गई है। फिर कह रहा है मदर्स के ब्रदर की, अपने यानी कि मामा, यानी कि जो मामी होती है उसके साथ नहीं हो सकती। ग्रैंडफादर यानी कि अपनी दादी तो है ही, उसके अलावा ग्रैंडफादर जिससे शादी करते हैं उसकी वाइफ होगी, उसके साथ शादी नहीं हो सकती, यानी कि दादी होगी वो। ग्रैंड मदर्स ब्रदर, दादी का जो भाई होता है उसकी वाइफ, उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। फिर अगला आप एग्जांपल देख लीजिए क्या है। रिलेशन नहीं रखे यहाँ पर कि दो है जो शादी कर रहे हैं लड़का लड़की, वो ब्रदर सिस्टर ना हो, ब्रदर सिस्टर है तो उनकी शादी नहीं हो सकती, ये फोर्थ क्लॉज बता रहा है आपको। फिर अंकल और नीस है, ये ऑपोजिट में भी लगेगा, सिस्टर ब्रदर भी होगा, नीस अंकल भी होगा और जो आंटी और नेफ्यू भी होगा, इसके अंदर नेफ्यू भी हो जाएगा। और जो बच्चे हैं ब्रदर के जो चिल्ड्रन हैं वो भी नहीं होने चाहिए। सिस्टर और टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स, सिस्टर और ब्रदर्स इनके भी चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। तो ये सेम टू सेम ही है। अब इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आ जाती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब आप हाफ और यूटेरिन ब्लड की बात करते हो, हमने हाफ ब्लड की बात करी, अलग अलग मदर से जब बच्चे होते हैं, यूटेरिन ब्लड की बात करी, अलग अलग फादर से जो बच्चे होते हैं। फिर कहता है कि रिलेशन अगर हाफ और यूटेरिन ब्लड का है तो वही रिलेशन जब फुल ब्लड का भी रिलेशन माना जाएगा। एफ और जी की बात हो रही है, एफ और जी में अगर आ जाता है कि ये तो अलग अलग रिलेशन की बात आ रही है तो इसके अंदर भी कहता है कि हाफ फुल यूटेरिन ये कॉमन माने जाएंगे। फिर कह रहा है कि इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशन, इलेजिटिमेट हो चाहे लेजिटिमेट हो, अगर लीगल शादी से हुए हैं या इलीगल से हुए हैं तो उसके मामले में भी आप नहीं कह सकते, कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। अडॉप्शन से अगर कोई ब्रदर सिस्टर बने हैं तो उस पर भी ये लागू होता है, या तो अडॉप्शन से है या ब्लड रिलेशन से, कैसे भी हो तो ये लागू होगा। तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, हर एक कंडीशन में जो है अप्लीकेबल होगा। अब इसका फोर्थ और पढ़ लेते हैं, बेयर लैंग्वेज से पढ़ना कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें। ये कहता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में कुछ ऐसा प्रोवाइजो है जैसे एनी टेक्स्ट रूल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ की कोई इंटरप्रिटेशन है, कस्टम और यूजेस में कुछ और है और उसके टाइम पर ही उसको एनफोर्स कर दिया गया, तो उस टाइम में जो कस्टम है कहता है कि दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर व्हिच द प्रोविजन इज मेड इन एक्ट। तो कह रहा है ये कस्टम और यूजेज है, उसके बावजूद भी जो प्रोविजन इसमें है अगर इसका कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वो डिसाइड किया जाएगा। कह रहा है कि सेव एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जो कुछ प्रोवाइड किया गया कस्टम प्रिवेल कर जाएगा। फिर कहता है एनी अदर लॉ इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट। इस एक्ट के आने से पहले कोई ऐसा लॉ था जिस लॉ से इनकंसिस्टेंस हो गया है तो वो जो प्रोविजन है वो अगर इस एक्ट में दिया हुआ है तो इसका ओवरराइड इफेक्ट होगा। पहले कोई लॉ बना हुआ है, अब लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, इसमें कुछ प्रोविजन है वो उन दोनों के आपस में मैच नहीं हो रहे,
तो इस मामले में जो लो है ये ओवरराइड इफेक्ट देगा, इसे आप सेविंग क्लॉज भी कह सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी 5th पर होगी, 5th 6th 7th 8th हो सकता है चारों पांचों ही कवर मैं करवा दूं, आरसीआर को अलग लेक्चर में मैं कवर करवाऊंगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का और अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।